और random variable, and its probability distribution. इसका मतलब क्या है? रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि आपने 3 बार कॉइन टॉस करी। अब 3 बार कॉइन टॉस करने में मैं कहता हूं नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं? अगर मैं 3 कॉइन टॉस करता हूं तो 3 कॉइन टॉस में अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल वैल्यूज 0, ऐसा हो सकता है कि एक भी हेड ना हो, ऐसा हो सकता है कि एक हो, ऐसा हो सकता है 2 और ऐसा हो सकता है कि 3, है ना? तो ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को हम लेट से एक्स नाम दे दिया, और ये क्या आपका रैंडम वेरिएबल, मतलब नंबर ऑफ हेड्स जो है सैंपल स्पेस में से मैं अगर पूछूं कि कितनी बार आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ हेड 0 आ सकते हैं, सारे टेल हो सकते हैं, एक हेड 2 टेल हो सकते हैं, 2 हेड 1 टेल हो सकता है, या फिर तीनों ही हेड हो सकते हैं। तो जो पॉसिबल वैल्यूज है होने की, मतलब सैंपल स्पेस में से कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ सकता है, उसी को हमने नाम दे दिया क्या? रैंडम वेरिएबल। क्लियर? और वो कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसको रैंडम वेरिएबल बोल दिया। ठीक है? और रैंडम वेरिएबल जो होगा वो कहां से आएगा? सैंपल स्पेस से आएगा, क्योंकि अगर मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ 6 कितने आ सकते हैं, तो कॉइन में तो 6 आते ही नहीं, तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है? अब आता है इस x के लिए जो वैल्यूज हमने असाइन करी है रैंडम वेरिएबल की, कि नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज होंगी, उनकी वैल्यूज जो होंगी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अगर मैंने पूछा आपसे कि क्वेश्चन लिया, राइट probability distribution for the number of heads in 3 tosses of a coin। आपने 3 टॉस करे, उसमें हेड कितनी कितनी बार आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। तो लेट्स से x मैंने मान लिया एक रैंडम वेरिएबल है, जिसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, अभी हमने डिस्कस करी। 0 हो सकती है, 1 2 3 तक मैक्सिमम हो सकती है। अगर 4 कॉइन टॉस करते हो तो 4 तक जाएगा, और फिर px लिख देते। px का मतलब हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। तो कोई मुझे बताएगा अगर 3 बार टॉस करते हैं तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब एक भी हेड ना आए, सारे टेल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? कोई बताएगा? बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा किसी की भी। 1/8। 1/8 बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों आप कह रहे हैं टेल आ रहे हैं, तो 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं? ये बात सभी को क्लियर है? मैं कह रहा हूं भाई, हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। हर बार जब कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है। तो पहले पर भी आप कह रहे हो टेल आए, दूसरे पर भी टेल आए, तीसरे पर भी टेल आए, है ना? ये बात कह रहे हो आप। तो 1/2 की और 3 हो जाएगा, दैट इज 1/8। बिल्कुल ठीक है। अब कोई बताएगा कि अगर 1 है, एक हेड, तो एक हेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब एक हेड तो ऐसे हो सकता है ना कि पहले पर हेड आ गया और बाकी दो पे क्या आ गया? टेल आ गया। लेकिन जो हेड आया है फर्स्ट पर, वो सेकंड पर भी आ सकता था, थर्ड पर भी आ सकता था। तो या तो मैं 8 केसेस लिखकर काउंट कर लूं, एक तो तरीका ये हुआ, या फिर मैं एक और तरीका बता रहा हूं। ये तरीका कब काम आएगा? जो मैं आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी यूज करेंगे जो मैं बता रहा हूं। तो एक तो तरीका क्या हुआ कि 8 जो केसेस बनेंगे सैंपल स्पेस के, उनमें से मैं काउंट ही कर लूं कि एक हेड कब कब आया है। जैसे ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा THT, और एक TTH, 3 बार ही आएगा, राइट? तो ये बात समझ में तो आ ही रही है कि 3 बार ही आएगा 8 में से, तो 3/8 ही आएगा आंसर। ठीक है, ये पता है मुझे। लेकिन अगर मान लो ये ज्यादा केसेस होते, मान लो 4 बार होता, या चलो 5 बार होता। अब 5 बार में अगर मैं टोटल सैंपल स्पेस के आउटकम काउंट करूंगा, तो इट विल बी 2 की पावर 5, जो कि होता है 32। अब 32 लिखना पहली बात एक वो बड़ा काम हो गया। फिर उसमें से ये काउंट करो कि एक एक हेड कहां कहां पे आ रहा है उनमें से देखकर, तो ये क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। तो इसके लिए तरीका है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने सीखा था कि अगर एक हेड 2 टेल है, मतलब ये कितनी कितनी चीजें हैं, अगर मैं काउंट करूं कितनी चीजें? 3 है। तो इनको मैं इधर उधर कितनी तरह से परम्यूट कर सकता हूं? 3 फैक्टोरियल टोटल डिवाइड बाय, याद आ रहा है आपको? दो डिवाइड रिपीट बाय जो होता है, सेम होते थे, 2 हाँ फैक्टोरियल जो, 1 फैक्टोरियल। हाँ 1 फैक्टोरियल तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एक ही है। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे, याद है, जो सेम होते थे। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 6/2 करके आएगा 3। तो आप 3 से क्या कर दो? इसे मल्टीप्लाई कर दो एक लिखकर, तो बेसिकली वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 1/2 1/2 इंटू 3 कर दो। तो ये मतलब तरीका जो है ये काम आएगा जब आपके बहुत ज्यादा क्या होंगे? एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं।
तो ये जो मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला भी लिखूंगा प्रोबेबिलिटी का, वो इसी पे ही बेस्ड है जो मैं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई? 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ठीक है, अब आता है 2 हेड। तो 2 हेड का मतलब हो गया कि पहले 2 हेड आ गए लेट्स से, फिर एक टेल आ गया। अब इसको कितने तरह से परम्यूट कर सकता हूं मैं कह रहा हूं हेड हेड और टेल, इसको भी ऐसे ही होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 हेड सेम है तो ये भी 3 बार हो सकता है ऐसे। तो अब आंसर फिर वही आएगा, मल्टीप्लाई बाय कर दो क्या 3, तो इसका भी आंसर 3/8 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दूसरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 इनटू 3 इसलिए कर दिया क्योंकि 3 केसेस बन सकते हैं। और लास्ट तीनों हेड वो तो एक ही आउटकम बनेगा, सारे हेड आगे, तो 1/8 ही आएगा। अच्छा, अब इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटीज जो है हर आउटकम के लिए, हर रैंडम वेरिएबल के लिए, ये होता है आपका क्या रैंडम वेरिएबल, हर रैंडम वेरिएबल के लिए आपने क्या करा, प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब क्या क्या होगा। और ऑब्वियसली बात है इसके अलावा अगर कुछ हो ही नहीं सकता तो इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आएगा, क्या आएगा इन सभी, राइट, वन। तो इन सभी का समेशन जो है प्रोबेबिलिटी px जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, px को शॉर्ट में कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, pi लिख देते हैं। आई मतलब कहां से कहां तक, लाइक 0 से लेकर कहां तक ले रहे हैं हम, पहले x की वैल्यू जब 0 है तब, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और x को क्या लिख देते हैं, xi लिख देते हैं, जैसे आप स्टैट्स में करते थे xi fi इस तरह से। ठीक है, तो pi लिख दिया, स्मॉल pi लिख दिया px के लिए, प्रोबेबिलिटीज के लिए, और xi लिख दिया रैंडम वेरिएबल के लिए। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता था कि समेशन pi कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये बात याद रखना, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, 1 आता है, क्योंकि आपने सारी जो प्रोबेबिलिटीज थी वो लिख दी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और क्या करना, अगर मान लो ऊपर नीचे कट भी रहा हो, जैसे 2/8 आ जाता कहीं पर, तो 2/8 1/4 बन जाएगा कट के, तो वो काटना भी मत, क्योंकि इन सभी को मेंटली तुम ऐड करके जल्दी से देख सकते हो, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 8 है, तो ऐड करना इजी हो जाता है न्यूमरेटर को। तो 3 + 3 6, 6 और 2 ऐड करोगे 1 1, 8/8 1 ही आ रहा है, वो दिख रहा है। ठीक है, ओके, अगर ये 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है कहीं ना कहीं। ठीक है, ना तो 1 से कम आएगा ना 1 से ज्यादा आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा। दूसरी बात, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल मैंने बता दिया। सैंपल स्पेस में से जो भी लाइक आउटकम पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है, उसी को हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और उसकी प्रोबेबिलिटी जो हम लिखते हैं px से डिनोट कर देते हैं, या स्मॉल p लिख देते हैं i, और उन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो ये पहला हो गया। अब आता है एक फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन और एवरेज फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, मीन क्या होगा और एवरेज क्या होगा, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, किससे, ई एक्स से डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर 3 बार टॉस करते हैं तो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स हेड कितनी बार आएगा। तो कोई बताएगा, अगर 3 बार टॉस कर रहे हैं कॉइन, तो एवरेज नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, एवरेज नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे। नहीं नहीं यार, 3 बार तो कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो एवरेज 3 थोड़ी ना आएगा, 1.5 नहीं आएगा, क्योंकि 50% चांस है हर बार। अगर हर बार 50% चांस है तो 3 बार टॉस करने पे एवरेज 1.5 टाइम्स क्या होंगे, हेड आएंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर 1.5 कैसे आ सकता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 1.5 तो कभी आता ही नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बहुत लार्ज बार मतलब काफी बार एक्सपेरिमेंट करा, मतलब 3 कॉइन हमने कई बार करे, मतलब आज करा कल करा, 100 दिन तक करते रहे ये एक्सपेरिमेंट। तो फिर जो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स मैं निकालूंगा कि मेरे हेड 3 कितनी बार आए, सॉरी 3 बार में से हेड कितनी बार आया एवरेज, तो वो कितना आएगा, 1.5 आएगा। मतलब ऐसा हो रहा होगा, कभी 2 बार आ गया, कभी 1 बार आया होगा, कभी 3 बार आ गया, कभी 1 बार भी नहीं आया। तो जब एवरेज निकालेंगे तो क्या आ रहा होगा, 1.5 आ रहा होगा। तो उसका एवरेज निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू का, दैट इज समेशन पी आई एक्स आई, मतलब जो प्रोबेबिलिटीज है उनको उनके रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो यहां पर करके देखो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आया था हमारे वैल्यूज, पहली थी 0 और उसका जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/8 थी। तो पहला लिखोगे 0 × 1/8, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3/8 से, फिर 2 रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे 3/8 से, और लास्ट था 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1/8 से। देखो क्या आया आंसर, 3/8, 6/8 प्लस 3/8 कितना आ गया, 6 + 6 कितना होता है 12, 12 डिवाइड बाई 8, 12 डिवाइड बाई 8 करोगे क्या आएगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 3 4 2, 3/2 यानी 1.5।
अच्छा, अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है, मैंने पहले ही बता दिया था 1.5, ऑब्वियसली साफ पता लग रहा है कि 3 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स हेड कितनी बार आएगा? 1.5। और 1.5 मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट में 3 बार करा तो 1.5 टाइम्स मैं कह रहा हूँ हेड आ रहा है, ये मतलब नहीं है इसका। ये लार्ज एक्सपेरिमेंट में हम एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि पहली बार किसी दिन पहले दिन एक्सपेरिमेंट करा, 3 कॉइन टॉस करे, तो मेरा एक ही हेड आया 3 में से, ठीक है। फिर किसी अगले दिन करा एक्सपेरिमेंट, 3 बार कॉइन टॉस करे तो 2 बार आ गए होंगे हेड, ठीक है। तो ऐसे एवरेज करा कई दिनों का, तो जब एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हैं, हर दिन का आप ये निकाल लो कि कितने कॉइन 3 में से हेड आते हैं, हर दिन का नोट करते रहो। और मान लो 100 दिन किया तुमने, तो उन सबको प्लस करके 100 से डिवाइड कर दो, ऐसे निकलता है एवरेज। तो वो एवरेज जो आएगा वो ये आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखी है, एवरेज बोल देते हैं, मीन बोल देते हैं, तीनों एक ही बात है। सिंबल हो गया EX, ऐसे लिखा जाता है। अब फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो है PI XI का समेशन, प्रोबेबिलिटीज का उनके रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके समेशन कर दो। अब ये जो EXI प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ये एवरेज है कि एवरेज कितनी बार होगा, जो हम बात कर रहे हैं कि हेड कितनी बार आएगा, ये वो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहे हैं कि कितनी बार होगा ऐसा। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, और नेगेटिव में भी जा सकती है। मान लो एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तो उसमें रैंडम वेरिएबल कुछ ऐसा होगा जिससे कि हमारा एवरेज या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो नेगेटिव भी आ जाएगी। तो ये कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब इसका आंसर ऐसा नहीं है कि 1 से 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? यस 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 सर। चलो ठीक है। अब आता है एक और फॉर्मूला वेरिएंस का, स्टैट्स में पढ़ा होगा तुमने वेरिएंस। एक होता है वेरिएंस और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एसडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, वेरिएंस ऐसे डिनोट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ऐसे लिख देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का क्या होता है? रूट होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे कहता क्या है, जल्दी से बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस क्या होते हैं? जैसे मान लो 2 प्लेयर है, मतलब इनका सिग्निफिकेंस समझा रहा हूँ। सिग्निफिकेंस क्या है? मान लो मेरे पास 2 प्लेयर है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों जो है ओडीआई का मैंने एवरेज देखा उनका, एक का था लेट से 43 और इसका था लेट से 46, ठीक है। तो एवरेज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। ये मीन था इनका, ओडीआई का एवरेज 43 रन और 46, तो 3 रन का फर्क है, कोई ज्यादा इतना नहीं है डिफरेंस। फिर मैंने दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, एसडी। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आया लेट से 6.2 और इसका आ रहा है लेट से 21 या 21 पॉइंट लेट से 3। अब क्या, अब लेट से मुझे नेक्स्ट मैच के लिए क्या करना है, कोई एक प्लेयर सेलेक्ट करना है। तो अगर मैंने सिर्फ एवरेज देखा और मेरा जो डिसीजन है कि कौन सा प्लेयर सेलेक्ट करना है, तो मेरा सेलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या है? लेट्स से क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं कह रहा हूं कि मुझे कंसिस्टेंट बैट्समैन चाहिए नेक्स्ट मैच के लिए जो फाइनल है। तो फाइनल मैच है, मुझे कंसिस्टेंट बैट्समैन चाहिए। मतलब मैंने दोनों का एवरेज देखा, तो विराट का थोड़ा सा बेटर था रोहित से, तो मैंने कह दिया चलो विराट को ले लेते हैं। अब वो मेरा डिसीजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, विराट को लेना। रीजन, क्योंकि मैंने जब ये देखा कि एवरेज किसका ज्यादा है, तो 3 का, बस 3 रन का ज्यादा फर्क था, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ गया। लेकिन मुझे जो मेन सेलेक्टिंग क्राइटेरिया था वो ये था मेरा, कि मेरा एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट मैच के लिए, फाइनल के लिए, जिसका कंसिस्टेंट लाइक परफॉर्मेंस हो। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा सबसे, वो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। मतलब उसका मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर किसी का कम आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो रोहित शर्मा के स्कोर्स हैं ओडीआई के, वो अपने एवरेज के ही आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6.2 का मतलब है एवरेज जो इधर उधर हो रहा है, वो 6.2 स्कोर हमें दिखा रहा है कि एवरेज थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं एवरेज से। लेकिन विराट के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बड़ा है, 21.3। मतलब उसके जो रन्स है हर इनिंग के, वो या तो ऐसा होता है कि 20 से नीचे आउट हो जाता है वो, या फिर 60 प्लस या 80 प्लस चला जाता है, और फिर एवरेज 46 के आसपास आ रहा है। तो उसके स्कोर जो है वो ज्यादा इधर उधर हो रहे हैं। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, उसका वेरिएशन ज्यादा होगा, मतलब अपने मीन स्कोर से इधर उधर स्कोर बना रहा होगा। तो मैंने बोला था मुझे कंसिस्टेंट बैट्समैन चाहिए, तो मैं फिर रोहित को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि सिर्फ 3 रन का डिफरेंस था, तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी सारी इनिंग में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा कि वो आसपास 43 के आसपास स्कोर करता है, तो मुझे यही मेरा सेलेक्टिंग क्या था, क्राइटेरिया था। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्निफिकेंस है। क्लियर है अभी? आया? यस यस सर। ठीक है, तो अभी तो इसके बारे में बात नहीं करते, वैसे लाइक नहीं पूछता ऐसे, ठीक है, बट फिर भी पता होना चाहिए, कहीं पे लाइक पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए क्या मतलब इसका। हाँ, अब आता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वेरिएंस कैसे निकलेगा? वेरिएंस को ऐसे नोट करते थे, कैसे निकालते हैं? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने पहले लिखा था ई एक्स मैंने लिखा था समेशन पी आई एक्स आई। तो बस ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे? समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर कर देना, मतलब रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करो
उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो उसके रिस्पेक्टिव और फिर समेशन कर दो। और माइनस क्या कर रहा हूं मैं, ई एक्स का मतलब जो मीन निकला पड़ा है पहले से, जो मीन आया था पी एक्स आई का समेशन, उसी का बस स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर है? और इसका रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, बस जो वेरिएंस ऊपर निकाला है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes. Yes, sir. चलो एक एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स से क्वेश्चन आया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द sum of the number on two dices when a pair of dice is thrown। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक पेयर ऑफ डाई थ्रो किया और मैं कह रहा हूं उनपे सम क्या आता है, सम क्या क्या आ सकता है इस फॉर द सम ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइसेस। तो जो दो डाइसेस पर थ्रो करके जो सम आ सकता है सारे पॉसिबल आउटकम्स, एक्स वो होगा मेरा रैंडम वेरिएबल। तो मेरा बताओगे एक्स की वैल्यू सबसे मिनिमम क्या होगी? अगर दो डाई थ्रो करेंगे तो मिनिमम सम क्या आएगा? 2। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 12. 12 तक जाएगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इस जल्दी जल्दी बताओगे इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी? सबसे पहले दो सम कब आएगा? तो पहले तो 36 केस होते हैं टोटल, 6 into 6, और अगर दो सम लाना है तो 1 और 1 से ही आएगा और कोई आउटकम है ही नहीं, तो 1/36 ही आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई बताएगा 3 सम कब कब आएगा, कितनी बार होगा? 2 1 1 2. दो बार होगा ऐसा, एक तो 2 1 और एक 1 2, तो 2/36। फिर 4 के लिए क्या आएगा? 2 3/36. 3/36। अच्छा एक बार नीचे से करना, 12 कब आएगा? 1/36, क्योंकि 6 6 से आएगा। 11 कब आएगा? 5 6 6 5, दो बार आएगा। फिर 10 कब आएगा? 10 आएगा 5 5 6 4 4 6, तीन बार। 3 बार. तो ये कुछ ऐसा आता है, 4/36 आएगा, 5/36 आएगा, ये आएगा 4/36, ये आएगा 5/36, फिर बीच में क्या आएगा? 6/36. तो 7 वाला जो आउटकम है, 7 कब कब आता है? सम 7 आता है तुम्हारा 1 6 में आएगा, 6 1 में आएगा, 2 5 में आएगा, 5 2 में आएगा, 4 3 में आएगा, 3 4 में आएगा। ठीक है, तो ये 6 आउटकम होंगे जहां पर 7 सम आएगा, फिर उल्टा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना टाइम नहीं लगेगा तुम्हें पेपर में, ये बात पता होगी तो कम से कम ये याद भी रख लो। ठीक है, वैसे तो निकाल सकते हो, कोई इतना मतलब कैलकुलेट करने में टफ नहीं है, काउंटिंग कर सकते हो। इन सबको ऐड करोगे तो भाई वही आ रहा होगा, 36/36 आ रहा होगा, चेक करके देख लेना। अच्छा फिर मैं अगर कह देता हूँ कि इसका एवरेज बताओ, एवरेज सम क्या होगा? ऑल्सो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो पीछे बताया था मैंने कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आता है 3 में, तो वो एवरेज समझ में आ रहा था कि 3 में से यार 50% चांस है हर बार, तो 1.5 ही आएगा एवरेज। वो तो वैसे भी पता लग ही रहा था, मतलब मैं फॉर्मूला नहीं भी लगाता। तो अब इसमें मैं ऐसे नहीं बता सकता कि भाई एवरेज सम क्या आएगा, मतलब एवरेज नंबर ऑफ टाइम सम क्या आएगा। मतलब अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट बार बार करूं, लेट से मैं किसी एक दिन गया तो सम कितना आ गया? 5 आ गया। फिर किसी एक दिन करा 6 आ गया, किसी एक दिन करा ये आ गया। तो अगर 100 दिन का, 200 दिन का, 2000 दिन का, मैं सबका डाटा लेकर आता हूँ और फिर एवरेज निकालता हूँ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज कितना आएगा सब। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है? ई एक्स इक्वल्स टू समेशन पी आई एक्स आई, मतलब जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है ये आपकी एक्स आई और ये आपकी पी आई, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ, तो वो एक्सपेक्टेड सम आएगा। कर लोगे बेटा? कराने की जरूरत तो नहीं? Yes, sir. हो जाएगा? सर कर लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन वेरिएंस भी समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। ओके, अब आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं बता रहा था, नेक्स्ट टॉपिक। फिर उसका क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक ट्रायल का नाम दे देते हैं, जिसको बोलते हैं बर्नौलिस ट्रायल। बर्नौलिस ट्रायल क्या होते हैं? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले बर्नौली ट्रायल एक ही बात है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो या बर्नौलिस ट्रायल, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। इसमें क्या कंडीशन लगाई गई है कि ऐसा ट्रायल, ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट, जो आप जैसे कॉइन टॉस करते हो, डाई थ्रो करते हो, तो उस ट्रायल के लिए कंडीशन लगा दी कि बर्नौलिस ट्रायल क्या है। तो बर्नौलिस ट्रायल के लिए पहली कंडीशन है भाई, पहली कंडीशन है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब जो हम ट्राई कर रहे हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, कितनी बार कर रहे हैं। सेकेंड है
ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब जो इवेंट्स होंगी वो आपस में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। थर्ड है जो भी ट्रायल होगा उसकी एग्जैक्टली दो ही आउटकम होने चाहिए, एग्जैक्टली टू आउटकम्स, मतलब या तो एक चीज हो रही होगी और दूसरी चीज हो रही होगी, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब या तो होगा या नहीं होगा जो बात कर रहे हैं। और फोर्थ है इन ईच ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर, मतलब होगा या नहीं होगा, रिमेन्स सेम। हर बार प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की हर एक्सपेरिमेंट में सेम रहनी चाहिए। जैसे मैं कॉइन टॉस करता हूं तो पहली बार में कॉइन टॉस में हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। सेकंड बार में टॉस में भी 1/2 रहती है, थर्ड टॉस में भी 1/2 रहती है, टेल की भी वही रहती है। और हर आउटकम जो है बार बार लाइक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो प्रोबेबिलिटीज है इंडिपेंडेंट इवेंट होती है, राइट? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे ट्रायल्स को हमने नाम दे दिया स्पेशल क्या, बर्नौलिस ट्रायल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसी का ही पार्ट है कि बर्नौलिस ट्रायल हो गया कि एक्सपेरिमेंट। अब आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सर स्टॉप कर देना चाहिए। हाँ बेटा एक मिनट, जो मैंने ऊपर करा था नॉर्मल, जो ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था उसमें कंडीशन नहीं थी कि ऐसा होना चाहिए। बर्नौलिस ट्रायल ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूँ इसमें कंडीशन फॉलो होगी कि फाइनाइट नंबर होगा कुछ और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, आउटकम दो ही आएंगे, या तो होगा या नहीं, जो जिसकी बात कर रहे हैं। और लास्ट है कि हर ट्रायल में जो सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटीज होंगी वो सेम ही रहेंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसी का ही पार्ट है, वो लाइक प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। जब आपका ट्रायल बर्नौलिस ट्रायल होता है ऐसे ट्रायल एक्सपेरिमेंट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। और मान लेता हूं मैं ऐसे लिखा जाता है, बी लिख देते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं एन कॉमा पी। अब एन कॉमा पी क्या है, ये बताता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने बार किया। पी का मतलब होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब हो जाने की प्रोबेबिलिटी। और क्यू एक और होता है, क्यू होता है फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की नहीं हो वो बात, मतलब नॉट, जैसे हम कहते हैं ना ए हो जाए और ए नॉट, तो ए नॉट जो है वो हमारा क्यू है, जो ए की प्रोबेबिलिटी होगी उसको पी नाम दे दिया, स्मॉल पी। ठीक है, और ये बात तो पता ही है तुम्हें, पी प्लस क्यू बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने बोला था कि बर्नौलिस ट्रायल में दो ही चीजें होंगी, होगा या नहीं, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो इन सक्सेस और फेलियर का सम क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। एन हो गया नंबर ऑफ ट्रायल, कितनी बार करा है। तो अब अगर मैं बोलूं तुम्हें इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू आर। अब पी इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर का मतलब क्या है, हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालो कि एन टाइम्स में से, मतलब अगर मैं एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स करता हूं तो उसमें से आर मेरे क्या हो, सक्सेस हो। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। तो जो मैं निकाल रहा हूं ये पी एक्स इक्वल टू आर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि मेरे अगर मैं एन टाइम्स करता हूं ट्रायल, अगर एन ट्रायल्स मतलब एन बार एक्सपेरिमेंट करता हूं तो उसमें से मेरे आर क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। मतलब जैसे मैं कहता हूं मैंने 8 बार कॉइन टॉस करा और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उसमें से मेरे 3 क्या हो जाए, हेड आ जाए, और हेड को मैंने बोल दिया सक्सेस। तो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। मतलब तुम कहोगे ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये तो क्वाइट अंडरस्टूड है, मतलब मेरे को बताने की भी जरूरत एक्चुअली नहीं है ये फॉर्मूला, मतलब किसी ने बना दिया फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं, हम खुद समझ सकते हैं क्या हो रहा है। देखो क्या है, मैं कहता हूं कि एन मैंने ले लिया, 8 कॉइन टॉसेस ले लिए। पहले देख लो कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है क्या ये बर्नौलिस जो ट्रायल थे उसका कंडीशन जो थी उसको सेटिस्फाई करता है। तो मैंने कहा कि 8 कॉइन टॉस करे और मैं प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा हूं एग्जैक्टली 3 हेड्स आ गए, इस बात की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या करा, स्मॉल पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ले ली, जो कि क्या होगी, अच्छा ये जो मैंने पी और क्यू लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल लिख लो, ये एक ट्रायल में ही होती है। और क्यू भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 1 ट्रायल। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है ये, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू। ठीक है, तो मैंने 8 कॉइन टॉस करे और मैं कह रहा हूं कि मुझे एग्जैक्टली 3 हेड चाहिए, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, पी एक्स इक्वल टू 3। मेरा आर जो है वो कितना है, 3 है। आर मुझे सक्सेस बताने की कितने सक्सेस चाहिए, तो मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन करूं, हेड की प्रोबेबिलिटी या टेल की, बताओ।
जो मैं सक्सेस लूंगा वो हेड की लूंगा या टेल की लूंगा बेटा? किसकी लूंगा? हेड की। हेड की लूंगा। तो हेड, क्योंकि हेड के बारे में बात कर रहा हूँ तो हेड की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस मान लूंगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी बता दो, एक ट्रायल में क्या होती है? 1/2 ही तो होती है ना? फिर क्यू हो जाएगी फेलियर की, भाई नहीं आए, फेलियर मतलब हो गया टेल आ जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं अभी, है ना? अब आता है कि 8 कॉइन टॉस करने पर 2 की पावर 8 64 कितना आएगा? 2 का रेट हो जाता है कितना? 256। तो 256 आउटकम आएंगे। अब 256 मैं लिख तो ना पाऊंगा, तो लिख नहीं पाऊंगा, तो फिर अब ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ये तभी काम आता है कि इतने सारे अगर आउटकम्स आ रहे हैं तो उसमें काउंटिंग तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर ये फॉर्मूला काम आएगा। तो हमने P और Q बना दिया सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी एक आउटकम एक एक्सपेरिमेंट में। और मैंने बोला था ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, बता दो ये बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट वाले जो कंडीशन थी उनको सेटिस्फाई करता है? क्या क्या था? फाइनाइट नंबर होना चाहिए, भाई फाइनाइट है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और नहीं की, फेलियर की, हमेशा हर एक्सपेरिमेंट में सेम रहनी चाहिए, सेम ही रहती है। भाई अगर मैं कितनी बार भी कॉइन टॉस करूं, हर बार हेड की प्रोबेबिलिटी हर कॉइन में 1/2 ही आएगी अगर फेयर कॉइन है, तो वो भी सेटिस्फाई हो गया। दूसरी और क्या कंडीशन थी, कोई बताएगा? आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो पहले कॉइन पे क्या आया और सेकंड कॉइन पे क्या आया, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है। तो ये बर्नौलीज ट्रायल वाले एक्सपेरिमेंट को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब क्या बनाऊं मैं इसका? फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं तुम्हें, पहले पूछूंगा तुम्हारे से फिर फॉर्मूला लिख दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो लाइक तुम खुद समझ जाओगे कि कैसे बन रहा है। देखो क्या हो रहा है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो सोचो कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर पहले आपने कुछ ऐसा ही समझाया था, जब मैं 4 बार या 3 कॉइन टॉस कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, हेड टेल टेल लिख देता था और फिर उसको क्या करता था, परम्यूट करा लेता था कितनी तरह से होता है। वही चीज मैं अब यहाँ पे करूंगा। क्या करूंगा? आप कह रहे हो 3 हेड आने चाहिए, तो मैं करता हूँ 3 हेड, स्टार्टिंग वाले 3 हेड लगा दिए मैंने। फिर क्या होगा? 5 टेल आ रहे होंगे भाई, है ना? ये क्लियर है? तो ये मैंने 8 बार एक्सपेरिमेंट कर दिया और ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी। अब लेकिन ये जो मैंने लिखा है 3 हेड और 5 टेल, अब ये इधर उधर तो कई बहुत तरह से हो सकता है ना, तो वही मल्टीप्लाई करना है। तो यानी ये तो समझ में आ गया कि 1/2 की पावर यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 की पावर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? अब मल्टीप्लाई में अभी मैंने पीछे कुछ बताया था, याद हो तो आपको? क्या बताया सर था? जो रिपीट होगा उसको। हाँ, तो मैं क्या लिख दूं, क्या लिख दूं बताओ, क्या कर दूं? 8 factorial upon 3 factorial into 5 factorial. वेरी गुड, ऐसे लिख दूंगा ना। तो Yes. देखो अब आंसर यही है इसका। फिर आप कहोगे सर इसका फिर फॉर्मूला ही क्यों बताना, ये तो समझ में आ ही रहा है। तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में उन्होंने बोल दिया। क्या बोल दिया उन्होंने? ऐसे कह दिया भाई होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 3, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 5, और ये जो 8 आपने फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बोला है, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8c कितना 3, बताओ यही आएगा ना? सोच के देखो। Yes. sir. Yes, sir. 8c 3 करोगे तो यही तो आएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो उन्होंने ये फॉर्म, और r क्या था आपका? r यही तो था, मैं कह रहा था कि 3 सक्सेस चाहिए ना, तो उन्होंने क्या कह दिया, फॉर्मूला ऐसा बोल दिया कि भाई अगर p x इक्वल टू r चाहिए, r सक्सेस चाहिए, तो उसको ऐसे लिख दो। कैसे? NCR मतलब n यहाँ पर 8 है आपका, r आपको 3 चाहिए, p की पावर कितनी होगी? r मतलब जितने सक्सेस चाहिए, और q की पावर क्या कर दो? n माइनस r कर दो। क्या कर दो? n माइनस r। क्यों? क्योंकि 8 में से 3 माइनस करोगे 5 ही आएगा। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दे दिया बस, और कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या है? फॉर्मूला हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बात अगर मैं नहीं भी बताता तो शायद तुम ये समझ में आएगी तुम्हें, है ना, कि सी वगैरह नहीं भी लिखे तो ऐसे समझ में आएगा। पर ये सी लिखना क्यों जरूरी है? अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें ना बाइनोमियल वो चल सीरीज चल पड़ती है, याद है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की? हमने सीक्वेंस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस करे थे ना ऐसे कि C1 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट NCN तक चल रहा है, तो इसका सम बताओ। अब मैं सारे ऐड थोड़ी ना करने बैठूंगा, अगर इतना सारा ऐड करना बैठा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने सीक्वेंस सीरीज या बाइनोमियल थ्योरम में सीखा था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले सीखे थे, वो वाली चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर वो अप्लाई करना है तो फिर इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एनसीआर की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? इसलिए फॉर्मूला जरूरी है। ठीक है भाई, क्लियर? Yes. क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा तुम्हें? अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं वैसे? क्लियर? Yes, sir. इस वाले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर बाइनोमियल, फॉर बी एंड बी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हें नाम से ही पता लग जाएगा बाइनोमियल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि दो ही चीज होंगी, होगा या नहीं होगा, दो ही आउटकम्स होंगे, इसलिए ऐसा बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा कुछ है ही नहीं पॉसिबल। अच्छा, तो इसके लिए मीन का फॉर्मूला, मीन या एवरेज या एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज बोल दो एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल दो, ये की बात है। इसका जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, वो फॉर्मूला इसका एनपी, क्या है? एनपी, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितनी बार आपने करा है और एक सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी वो मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज डायरेक्टली निकल जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले वाला था उसमें तो मैंने फॉर्मूला बताया था, समेशन पी आई एक्स है,
वैसे भी करोगे तो भी यही आएगा और ऐसे कर दोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। बाइनोमियल के लिए सिर्फ फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, नहीं तो वैसे तो नॉर्मल वही था फॉर्मूला जो मैंने पीछे बताया। फिर सेकंड है वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस का फॉर्मूला अभी लिख लो, NPQ। क्या है? NPQ। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सभी ने लिख लिया? Yes. Yes, sir. चलो अब आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स से ऐसा आया क्वेश्चन, हमें दिया हुआ है let 9 distinct balls be distributed among 4 boxes। 9 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में रखना है, हर बॉक्स में कितनी भी आ सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। बॉक्सेस है भाई B1, B2, B3 and B4, and if probability of B3 contains, भाई बॉक्स 3 में एग्जैक्टली 3 बॉल्स हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी को, if the probability of B3 contain exactly 3 balls is given by, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है K times 3/4 की 9, ये दे रखी है प्रोबेबिलिटी, then K lies in the set, किस सेट में लाई करेगा? ऑप्शंस हैं X belongs to every real number such that mod X minus 3 less than 1 आना चाहिए, या तो ऐसा X belongs to R such that X minus 2 का mod less than equal to 1 आना चाहिए, X belongs to R such that mod X minus 1 less than 1 होना चाहिए, या D ऑप्शन X belongs to R such that X minus 5 का mod less than equal to 1 होना चाहिए। देख के घबराओ मत कि क्या बोल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला भी लगेगा टॉपिक, प्रोबेबिलिटी वाला तो लॉजिक लगेगा ही। तो सबसे पहले आते हैं 9 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल आउटकम बता दो भाई कितने होंगे जल्दी से, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 9 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में रखना है, ये मैंने क्वेश्चन कराया भी था शायद तुम्हें याद हो, कि 5 लेटर्स को 7 लेटर बॉक्सेस में या 8 लेटर बॉक्सेस में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है या रखना है तो कितने तरह से रख सकते हैं। कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया था करेक्ट, बता दो फिर जल्दी से। 4 बॉक्सेस में 9 बॉल्स रखनी है, तो पहली बॉल के लिए कितने आउटकम्स, कितने पॉसिबल वेज मेरे पास है? 9 4 अरे यार 4 गड़बड़, 4 हाँ 9 नहीं भाई 4 होंगे, ठीक है। पहली बॉल के लिए 4, फिर अगली बॉल के लिए भी वही भाई, रिपीटेशन भी हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा भाई 4 की पावर 9। तो टोटल आउटकम मुझे पता लग गया 4 के और 9 होंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि B3 थर्ड बॉक्स में, मतलब थर्ड मतलब फिक्स कर दिया कि थर्ड बॉक्स में भाई 3 बॉल होनी चाहिए, लेकिन 3 बॉल ये नहीं बोले कि कौन सी होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। तो पहले अगर कोई भी बॉल हो सकती है तो मुझे बताओ 9 में से कोई 3 बॉल्स पहले सेलेक्ट कर लूं। 3 balls out of 9 balls can be selected, पहले सेलेक्ट कर ले। इन कितने वेज में सेलेक्ट करेंगे? 9C3, ये ठीक है, ये ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, किसी ने आंसर भी दे दिया, अक्षिका ने, बहुत अच्छे अक्षिका, ठीक है। तुक्का तो नहीं लगा अक्षिका? अक्षिका गैस तो नहीं किया बेटा? ओके तो 9C3 वेज में मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब 9C3 इतने वेज में मैं उन 3 बॉल को सेलेक्ट कर सकता हूँ 9 में से। अब मुझे बताओ बच कितनी जाएंगी बॉल? उनको तो फिर एक ही उसमें रखना है, उनको तो भाई एक ही बॉक्स में रखना है, किसमें? B3 में जाएगा, तो एक ही तरीका है, 9 में से 3 बॉल चुनी और एक बॉक्स जो B3 है उसी में रखना, और कहीं जाएंगी भी नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी सारी की सारी बॉल मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी है तो मल्टीप्लाई में चलेगा। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने सीखा था कि जब तक क्वेश्चन पूरा फिनिश नहीं होता, टास्क पूरा फिनिश नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है मल्टीप्लाई करते रहो। तो 3 बॉल चुनी, एक बॉक्स में रख दिया, उसके लिए मेरे पास एक ही चॉइस थी, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि B3 में रखना है। अब बच गई 6 बॉल, उन 6 बॉल को मैं अब किसी भी बॉक्स में रख सकता हूं, तो अब कितने वेज होंगे बताओ? 6 balls remaining, 6 balls can be distributed in कितने वेज में रख सकते हैं बताओ?
भाई पहली जो 6 बॉल में से जो पहली बॉल है उसको मैं 3 बॉक्स जो बचे B3 को छोड़कर, क्योंकि B3 में सिर्फ वही 3 बॉल होनी चाहिए, अब उसमें कोई बॉल निकाल भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते, तो बच कितने गए, 3 बॉक्स बचे। तो उन 3 बॉक्सेस में से किसी में भी रख सकता हूँ 6 बॉल्स को। तो पहली वाली बॉल के लिए भी 3 चॉइसेस, दूसरी के लिए भी, तीसरी के लिए भी, चौथी के लिए भी, पांचवें के लिए भी और छठे के लिए भी। ये ठीक है? यस तो क्या है आंसर हमारा? 9C3 इंटू 3 के और 6। अब मुझे बता दो इसमें कुछ रह गया मल्टीप्लाई करना, ये बस यही आंसर, जल्दी से। कुछ रह गया मल्टीप्लाई करना या एग्जैक्टली इतने ही तरीके डिस्ट्रीब्यूट करने के? तो इतनी इतना ही है, वेरी गुड, बिल्कुल खत्म हो गए। किसी को बेटा समझ में नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताओ। सभी को क्लियर है? भाई इतने तरह से मैंने क्या कर दिया, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है वो कि भाई B3 में कंटेन्स एग्जैक्टली क्या हो, 3 बॉल्स, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? फेवरेबल टोटल आउटकम कितने थे, 4 के और 9 क्या थे? हाँ 4 के और 9 टोटल आउटकम थे। उसमें से अब मेरे फेवरेबल आउटकम जिनमें B3 में 3 बॉल होंगी वो इतने तरीके, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। और ये दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है? ये पहले से ही दे रखा है, इसके इक्वल दिया हुआ है भाई K टाइम्स क्या दिया हुआ है? 3/4 के और 9, 3/4 की और 9। तो क्या करेंगे, 4 के और 9 तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, क्या बचा? 3 के और 6 और 3 के और 9, 3 के और 6 भी कैंसिल करके 3 के और 3 लिख दें, तो 9C3 बताएगा वो क्या होता है? 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 बचेगा 6 इक्वल टू K टाइम्स 27। क्या आएगा आंसर भाई? 9 3 जा 27 और कुछ नहीं कटता, K की वैल्यू आ गई 56/6 इंटू 3, अच्छा ये कट जाएगा 28 और ये आ गया 3, क्या आ गया? 28/9। अब K की वैल्यू 28/9 आ रही है और वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि जो K की वैल्यू होगी वो इनमें से किस सेट में लाई करेगी। तो K की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? रफली 3 पॉइंट कितना, 1 समथिंग, 27 3 टाइम्स हो जाएगा और 1 बचेगा रिमाइंडर 10 1 3.1 समथिंग आएगा, पूरा मत निकालो 3.1। अब 3.1 में से अगर आप 1 माइनस करते हो, पहला वो ले लेते हैं, पहला 3.1 में से 3 माइनस करते हो, सॉरी 3 माइनस करते हो तो क्या आता है? 0.1। 0.1 का मॉड जो होगा वो 1 से कम ही होता है ना भाई। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, चेक ही नहीं करना पड़ा बाकी ऑप्शंस को, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। और सिंगल करेक्ट है तो पहला ही होगा, ठीक है भाई। मल्टीपल Yes. करेक्ट होता तो फिर और भी चेक करता मैं, जब पहला ही ठीक आ रहा है। और अगर आपको कॉन्फिडेंट हो आप कि आप ठीक कर रहे हो तो बाकी ऑप्शन फिर देखोगे भी नहीं आप, ठीक है, सिंगल करेक्ट में। क्लियर हो बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, मान लो ऐसा दे दिया, क्वेश्चन पूछा है एक वो ले लेते हैं सीक्वेंस सीरीज का या बाइनरी कोएफिशिएंट्स का सम आ जाएगा। जैसे लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, इसने बोल दिया ये रैंडम वेरिएबल है x सच दैट, ऐसा बोल दिया सच दैट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये जो हम px लिखते हैं वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, वो ऐसा दिया हुआ है कि px इक्वल टू 0, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल अगर 0 है वैल्यू तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, और x की वैल्यू अगर j है, x की वैल्यू अगर j रैंडम वेरिएबल वैल्यू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3 की पावर j, ऐसी प्रोबेबिलिटी आएगी जिसमें j कहां से स्टार्ट होगा, j भाई 1 2 3 सभी के लिए, कहां तक बताया ही नहीं, क्या कह दिया, ऐसे बोलते हैं इन्फिनिटी तक, भाई j की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, इस तरह से चल रहा है। ओके, फिर बोला उसने मीन बताना है आपको, मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है क्या होगी, और दूसरा निकालना है px जब कैसा होगा, इवन एंड पॉजिटिव, जब x की वैल्यू इवन और पॉजिटिव होगी तब क्या क्या वैल्यूज आएंगी, मतलब तब प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा वो निकालना है, मतलब बेसिकली ये निकालना है। p क्या लेंगे हम, 2 p4, अच्छा 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि पॉजिटिव मतलब नॉन जीरो मतलब होना चाहिए, p6, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कहां तक, इनफाइनाइट में चलता ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ex निकालते हैं, ex निकालने के लिए पहले ये जो दिया हुआ है इसको यूज कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि x इक्वल टू अगर 1 है तो क्या लिख दो 1/3,
अगर x की वैल्यू कितनी है 2 तो क्या लिख दूं 1/3 का स्क्वायर 9 1/9। अगर x की वैल्यू 3 है तो क्या लिख दूं 1/3 की क्यूब, है ना, ऐसे चलेगा ना, ठीक है। ओके, और p0 पहले से दिया हुआ है, कितना था, x की वैल्यू अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2 दी हुई है, ठीक है भाई। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। मीन कैसे निकाला जाता है बताएगा कोई, एक्सपेक्टेड वैल्यू याद है किसी को, कैसे निकालते थे, समेशन करते थे पी आई एक्स, है ना, समेशन करते थे, तो कैसे, तो समेशन कैसे करोगे भाई, समेशन पहली प्रोबेबिलिटी, पहली रैंडम वेरिएबल पहला कितना है 0 है, तो 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 ही हो गया, 0 इंटू 1/2, ठीक है। 1 को किससे इंटू करना पड़ेगा 1/3 से, 2 को इंटू करना पड़ेगा 1/3 स्क्वायर से, 3 को इंटू करना पड़ेगा 1/3 क्यूब से, चलता ही रहेगा ऐसे, है ना, इनफाइनाइटली। अच्छा, जब भी मैंने बोला था तो जब भी इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन आ जाएगा सीरीज वाला तो पक्का जीपी बन रही होगी, नहीं बन रही तो कुछ मैनिपुलेट करके बनेगी पक्का। और सम ऑफ जो जीपी का इनफाइनाइट सीरीज वाला एक्सपेंशन, वो जो सीरीज का सम होता था वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा a/1 - r, पर उसके लिए r आपका क्या होना चाहिए, मॉड r जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो वैसे दिख रहा है 1/3 वाला शायद जीपी बनेगा, तो 1/3 आपका r है जो कि 1 से कम भी है, लेकिन इसको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि जीपी है ना, समझ आ रहा है, क्योंकि 1/3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1/3 स्क्वायर का 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं 1 2 3 हटा दूं तो समझ में आ रहा है 1 2 3 वाली क्या बन गई, एपी बन गई, और जीपी क्या बन गई तुम्हारी 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, ऐसा बन गया। और याद आ रही कुछ सीक्वेंस सीरीज में कुछ बात करी थी हमने, ऐसी सीरीज का नाम बोला था कुछ, याद है, एजीपी, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज, याद है, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ऐसी सीक्वेंस में मैंने बताया था जब सम करते हैं, ऐसे वाले सीरीज का जब सम करते हैं, सम किसका करना है 1/3 इंटू 1, 2 इंटू 1/3 स्क्वायर, 3 इंटू 1/3 क्यूब, ऐसे इसका सम अगर करना है तो क्या करते थे, किसी को याद है क्या करते थे, कोई बताओ भाई, क्या करें, इसका सम करने के लिए क्या करते थे, कुछ मैनिपुलेशन करते थे, किसी को याद है, बताओ बताओ भाई, आर से मल्टीप्लाई करते थे, भूल गए, आर कितना है यहाँ पर, इसमें ए है 1/3, आर भी 1/3, इसमें ए है 1, इसमें डी है 1, आर मतलब जीपी वाले का आर से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या आएगा 1/3s इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 के साथ 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 के साथ 1/3 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे चलेगा ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑल्टरनेट लिख देता हूँ, जब फर्स्ट मल्टीप्लाई करा तो उसको यहाँ लिख देता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करा 1/3 से 1/3 का स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई करा 1/3 से 1/3 की क्यूब, ऐसे चलेगा ना, डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। अच्छा, फिर क्या करते थे, माइनस कर देते थे, s में से 1/3s माइनस कर दो, क्या आएगा, ये पहली वाली टर्म तो एज इट इज लिख दो 1 इंटू 1/3। अब सोच के देखो, इनको अगर माइनस करोगे तो समझ में आ रहा है क्या हो गया, पेयर वाइज क्या आएगा, देखो 1/3 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 - 1 1 होता है, तो 1/3 का स्क्वायर ही आएगा, फिर अगली बार भी 1 आएगा, 3 - 2 1/3 का क्यूब, समझ में आ गया, क्या बन गई भाई, जीपी बन गई। अच्छा, ये जीपी तो बन गई, क्या पहली वाली टर्म को इंक्लूड कर ले जीपी में, हाँ, तो मैंने देखा है पहली वाली टर्म को भी इंक्लूड करके जीपी बन रही है, तो मैं सेकंड टर्म से क्या पहली वाली टर्म से ही काउंट कर लेता हूँ, तो पहली वाली टर्म से लेकर पूरा जीपी बन रहा है, इसमें एन तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका ए कितना है 1/3, आर कितना है 1/3, तो एस इन्फिनिटी याद होगा तुम्हें क्या होता था, a/1 - r ये होता था, तो इसका सम आ गया a/1 - r कितना है 1/3, 1/3 नीचे आएगा 2/3, 3 3 कट गया 1/2 आ गया, और लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा था 2/3s, तो s की वैल्यू क्या आई अभी, सम की वैल्यू 3/4, और यही हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसी का तो सम करना था, क्लियर है सभी को। यस सर। तो यार ये भूल गए तुम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भाई, ये तो टिपिकल लाइक मैंने बोले थे क्वेश्चन भाई, स्पेशल सीरीज में सिखाया गया था अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या कुछ और लाइक डिफरेंट तरीके से जिसमें हमें माइनस करना पड़ता था, ऑल्टरनेट लेकर फिर माइनस करके सॉल्व करते थे, तो ये तो बड़ा याद रखनी है कि एक एपी और एक जीपी दिख रही है तुम्हें, तो आर से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, अपने आप जीपी बन जाएगी तुम्हारी। अब उस जीपी में पहली टर्म से या तो जीपी स्टार्ट हो जाएगी, या ऐसा होता है कि ये वाली टर्म जीपी में नहीं होती, यहां से स्टार्ट होगा, सेकंड टर्म से स्टार्ट होगा, ऐसा भी होता है कई बार, पर पक्का जीपी बनेगी। और ये तो इनफाइनाइट सीरीज वाला तो मतलब आंख बंद करके सोच लेना, इनफाइनाइट वाला जो भी इस तरह से बने सीरीज का सब पक्का जीपी बनी रही होगी, ठीक है, तो याद रखो ये। अच्छा, ये मीन आ गया, एवरेज आ गया हमारा, अब क्या निकालना था, अब निकाला था मैं क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी पूछी थी इवन और पॉजिटिव,
कि मैंने पॉजिटिव लिख दिया, पॉजिटिव का साइन लगाकर वी लिख दिया पॉजिटिव। तो इवन और पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकाली है ना। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली है भाई? क्या लिख दूं? पी कहां से स्टार्ट करूंगा बताओ? पी की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर दें? 2 से? यस सर। P2 P4 ऐसे कह रहा हूँ ना, P6 ऐसे चलता ही जाएगा। कहां तक? इनफाइनाइट तक। जब ये भी इन्फिनिटी तक चल रही है तो पक्का ये भी जीपी बनेगी। क्या आएगा? अभी हमने करा था 2 लेने पे क्या आएगा? 2 × 3 का स्क्वायर ऐसे आएगा, है ना? ये आ रहा था। अच्छा नहीं, 2 × क्यों करेंगे? अब तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी में तो 1/3 का स्क्वायर ही तो आएगा बस, है ना? फिर आएगा 1/3 का 4, 1/3 का 6। अब 2 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि पहले तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे थे, तो xi से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस बार तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी का सम, मतलब ये 2 फिर 4, तो 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का 4 ऐसे चलेगा। कहां तक? इनफाइनाइट तक। फिर ये भी देखा मैंने जीपी है, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका a कितना है? 1/9 है इस बारी, और r कितना है? 1/9 ही है। तो फिर वही सम का फॉर्मूला लगा दो, एस इनफिनिटी क्या होता है? 1/9 a/1 माइनस r। कितना आ गया? 1/9, 8/9, आंसर आ गया 1/8। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना। क्वेश्चन पूछा है बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन पे, अ स्टूडेंट appeared in an exam of 8 TF questions। TF मतलब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है बस, मतलब 2 ही चॉइसेस हैं एक पेपर में। एंड द स्टूडेंट क्या करता है? गेस करता है, गेसेस द आंसर विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उसने ट्रू पे लगाया हो टिक या फॉल्स पे लगाया हो, हर बार टिक लगाने की जो प्रोबेबिलिटी है ट्रू या फॉल्स की वो इक्वल है। मतलब ट्रू लगाने के भी 1/2 चांसेस है, फॉल्स पे लगाने के भी चांसेस हर क्वेश्चन के 1/2 है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अगर नहीं भी दिया होता ऐसे क्वेश्चन में तो फिर मान लेते हैं कि भाई इक्वल ही होगा, जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करता। ठीक है, तो उसने बोल ही दिया खुद ही, वैसे तो बोल ही देगा क्वेश्चन में, ताकि एम्पिरिकल क्वेश्चन ना बन जाए कि बच्चों को समझ ही ना आए। तो उसने बोल दिया कि स्टूडेंट जो गैस करता है आंसर वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रू या फॉल्स गैस करता है हर क्वेश्चन का। द स्मॉलेस्ट, अब क्वेश्चन क्या पूछा? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n so that probability of guessing at least n correct answers is less than 1/2 is बतानी क्या होगी? वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इस बात की कि अगर वो एटलीस्ट n करेक्ट आंसर पे टिक लगाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 से लेस है तो फिर n कितना होना चाहिए, उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। मतलब n यानी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, n वो वैल्यू बतानी है कि जिसके लिए प्रोबेबिलिटी जो एटलीस्ट n करेक्ट के लिए वो 1/2 से क्या हो? लेस हो। तो पहले वो क्या कहना चाह रहा है ये समझो। वो कह रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसी इवेंट की जो 1/2 से लेस है, और वो प्रोबेबिलिटी क्या है? वो प्रोबेबिलिटी ये है, पहली बात तो मैं इसको ये समझ लेता हूँ कि क्या ये बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन बन सकता है? बर्नौलीज ट्रायल है ये। तो मैंने देखा हर क्वेश्चन जो वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया आंसर करना। अच्छा 8 क्वेश्चन करे तो फाइनाइट हो गया। हर क्वेश्चन के लिए होना या नहीं होना 2 ही चॉइसेस है, सक्सेस मान लेते हैं ट्रू, या फॉल्स मान लेते हैं फेलियर, कि भाई या तो ट्रू पे लगाएगा या फॉल्स, 2 ही चॉइसेस है। हर बार हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्रू पे लगाने की और फॉल्स पे लगाने की क्या इक्वल है? हाँ इक्वल है, हर बार 1/2 है। तो ये बर्नौलीज ट्रायल वाला मतलब बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन बन रहा है। और मैं क्या कह रहा हूं कि n की वैल्यू बताओ लीस्ट क्या होगी जिसके लिए प्रोबेबिलिटी n करेक्ट हो, n करेक्ट आंसर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 से क्या हो? लेस हो। तो n करेक्ट, इसका मतलब मान लेते हैं पहले 8 क्वेश्चन है। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूं? मैं जानना चाह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी जानना चाह रहा हूं कि n से कम एटलीस्ट, अच्छा एटलीस्ट का मतलब कम से कम n होने चाहिए करेक्ट। तो 8 से ज्यादा तो n हो ही नहीं सकता, ये तो बात क्लियर है। अच्छा अब ऐसा हो सकता है कि n से कम वाले कितने होंगे और ज्यादा वाले कितने होंगे? तो कम वाले भाई 0 से स्टार्ट होगा, एक पर भी ट्रू नहीं लगाया उसने, सब पे फॉल्स लगा दिया, एक पे लगाया, 2 पे लगाया, तो n कहीं बीच में होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन वो कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है कि कम से कम n टिक करेक्ट लिखे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 से लेस हो,
तो फिर n की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सभी को पहले क्वेश्चन बताओ बेटा, समझ में आया क्या क्या पूछ रहा है, ये दोबारा बताओ। डन सर। ठीक है, तो अब एटलीस्ट का मतलब आपको पता है कि यार वो और उससे ज्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो आप, n ले सकते हो, n+1 ले सकते हो, n+2 ले सकते हो, ऐसे एक एक करके बढ़ेगा। कहां तक जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि मुझे n पता नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ n, n+1, n+2। मान लो अगर वो कह देता 3 करेक्ट करे, 3 ट्रू पे लगाया उसने कम से कम, तो 3 ट्रू भी लेता, 4 भी ट्रू लेता, 5 ट्रू, 6, 7, 8, तो 8 तक जाता मैं। तो मैं यहाँ पर क्योंकि n पता ही नहीं है तो मैंने n से स्टार्ट करा एटलीस्ट, तो n करेक्ट पे टिक लगा दिया उसने, फिर n+1 पे भी लगा सकता है, n+2 पे भी, कहां तक जा सकता है मैक्सिमम 8 तक। तो इन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करना है, मतलब x इक्वल टू n के लिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू n+1 के लिए ऐसे चलेगा, प्लस कहां तक, x इक्वल टू 8 तक। ठीक है भाई, ये क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, मैं p मान लेता हूं, ट्रू लगाने की 1/2 है और q भी वही है 1/2, फॉल्स पे भी है ना, ये ठीक है। तो फॉर्मूला बता दो क्या था, याद है किसी को, n क्या फॉर्मूला था p x इक्वल टू r का, p x इक्वल टू r का क्या था, NCR, NCR p की पावर सक्सेस की पावर r और R, q की पावर n माइनस है ना। हम्म। ठीक है, तो लगा देता हूँ ये वाला फॉर्मूला। तो एक काम करो पहले तो 1/2 p और q दोनों 1/2 है, तो जब दोनों ही 1/2 है तो पावर टोटल करके क्या होगी, r प्लस n माइनस r करोगे तो r तो कट जाएगा, n ही बचेगा। तो एक काम करूं 1/2 की और 8 तो सब में से कॉमन ले लूं। ये ठीक है, मतलब वो झंझटबाजी रहेगी नहीं कि बार बार लिखना पड़ेगा। 1/2 की पावर कुछ n लिखूंगा, फिर नेक्स्ट में 1/2 की और क्या लिखूंगा, 8 माइनस r, 8 माइनस n, तो फिर ऐड करके वो 1/2 की और 8 ही बन जाएगी, तो इसलिए वो कॉमन ही ले लिया मैंने। अब सिर्फ क्या बचेंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बचेंगे, क्या, NCR। तो पहले वाले के लिए क्या बचेगा, NCN है ना। अच्छा n नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा n की जगह, ऊपर वाले n की जगह क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा ना, क्लियर है। ठीक है, जो r है वो हमारा इस बार n, n+1 ऐसे चल रहा है, तो जो फॉर्मूले का n था वो यहाँ पर 8 है क्योंकि 8 बार एक्सपेरिमेंट करा है। फिर क्या आएगा, 8c n+1 आएगा, फिर क्या आएगा, 8c n+2 आएगा, ऐसे चलेगा ना, कहां तक, 8c 8 तक। ये क्लियर है सभी को। यस सर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब वो कह रहा है ये जो आंसर है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसी की वैल्यू वो कह रहा है लेस देन क्या, 1/2। ये इनइक्वालिटी दी हुई है और इसमें कह रहा है वो इस n का जो आंसर आएगा उसकी लीस्ट वैल्यू बताओ। लीस्ट वैल्यू बोलिए, क्या पूछी थी, लीस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू, n की स्मॉलेस्ट वैल्यू भी बताओ क्या होगी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। तो इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मैंने जो बोला था बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम वाला सीरीज वाला कुछ फॉर्मूला बन रहा है। तो यहां पर किसी को समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है, क्या करें इसका, 8cn से स्टार्ट हुआ, 8cn+1, 8cn+2 ऐसे चल रहा है 8c8 तक। तो तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, रिकॉल, क्या रिकॉल, कि कुछ ऐसे होता था 12c0, 12c1, 12c2 ऐसे चलता था 12c12 तक। तो इसका सम का फॉर्मूला याद है क्या था, 2 की और 12, याद 2 है, की पावर 12। 2 की और 12। और अगर बीच में से स्टार्ट हो जाता था तो हम पहले वाले माइनस कर देते थे, मान लो ऐसे हो जाता था 12c2, 12c3 ऐसे चल पड़ा 12c12 तक। तो मैं क्या करता था, 2 की और 12 में से 12c0 और 12c2 सॉरी 1 माइनस कर दो, है ना। क्या करोगे आप, दो केसेस क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्लियर है। अच्छा लेकिन यहाँ पर तो ये पता ही नहीं है, ये तो बीच में से कहां से स्टार्ट हो गया, n से स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब मैं ऐसे मान लेता हूँ, 8c0, 8c1, 8c2 डॉट डॉट 8cn कहीं पे बीच में आ रहा होगा, उससे पहले क्या आ रहा होगा, n-1, फिर n आया होगा, फिर n+1 ऐसे ही चलेगा ना, डॉट डॉट 8c8 है ना, यही होगा ना, कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा तो मुझे कहां से सम निकालना है, मुझे निकालना है यहां से, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे का सम बता दो कितना है पहले, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8, वेरी गुड, इसका सम है भाई 2 की और 8। ठीक है, उस 2 की और 8 में से क्या माइनस करना है, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है उसका निकालने के लिए सब मैं क्या करूंगा, उसमें से 2 की और 8 में से क्या माइनस करूंगा, ये पहले वाली सीरीज ना, क्या 8c0, 8c1 कहां तक, 8cn-1 है ना, यही होगा ना, ठीक है। Yes. Yes. अच्छा 2 की और 8 कोई बताएगा क्या होता है। 256, अच्छा हमारा जो प्रोबेबिलिटी आ रहा था उसमें 1/2 की और 8 भी आ रही थी, है ना, 1/2 की और 8 भी आ रही थी। तो ये जो 2 की और 8 अब आया और ये जो 1/2 की और 8 नीचे लिखा हुआ है ये तो कट जाएगी ना, हमारी ये इक्वेशन थी ना, ऐसे थी 1/2 की और 8
और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 2 की पावर 8 माइनस ब्रैकेट में 8C0 8C1 8Cn माइनस 1 ऐसा चल रहा है। ठीक है भाई, अच्छा ये कटेंगे नहीं क्योंकि माइनस में भी है साथ में, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दो क्या हो गया, क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, 2 के 8 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 के 7 बचेगा यहाँ पर, और ये ग्रेटर देन क्या चल रहा है 2 के 8 माइनस 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 8C0 8C1 ऐसे डॉट डॉट 8Cn माइनस 1 तक ये चल रहा है। तो थोड़ा सा इधर उधर शिफ्टिंग कर दो, ठीक करा भाई मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में? ठीक है यहाँ तक? यस सर। ये कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 2 की रेट कितनी होती है भाई? 258 256 है ना? यस सर। 256 हमने 1/2 का रेट कॉमन ले लिया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, समेशन सीरीज करी, ठीक है, उसका आंसर आ गया, समेशन का आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 के रेट से, नीचे वाला कट गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है क्या, 8C0 8C1 डॉट डॉट 8Cn माइनस 1 तक ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 के 8 माइनस 2 के 7 है ना, ये ठीक है। यस सर। तो कितना आएगा बताएगा कोई? 2 के 8 होता है 256 और 2 के 7 होता है 128, तो 256 माइनस 128 128 ही आएगा भाई। अब कैसे निकालें, अब क्योंकि ये वाली सीरीज भी पूरी की पूरी नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा भाई, गैसिंग गेम खेलना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड भाई। अब इसका सम मैं नहीं निकाल सकता 8C0 8C1 जब तक n की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि बीच में ही रोक दिया कहीं पर n-1, तो बीच में जब रोक दिया तो मुझे जब तक n की वैल्यू पता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं सम क्या होगा, तो फिर मुझे गैसिंग गेम खेलना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो n की वैल्यू कुछ पुट करो भाई जल्दी से, बताओ कहां तक लेते हैं 8, अच्छा 8C0 बता दो जल्दी से क्या आएगा, 1, 8C1 कितना आएगा 8 आएगा, कोई 8C2 बताएगा कितना आता है, 8C2 8C2 भाई जल्दी से, 8 into 7 56 56 डिवाइड बाय 2 28 आएगा, ठीक है। 8C3 बताओ जल्दी से, 8C3 आएगा 8 into 7 into 6 डिवाइड बाय 6 56 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ 8C4 बताओ, एक और बता दो क्योंकि अब 28 के पास पहुंच रहे हैं, तो 4 भी बता दो कितना आएगा, 8 into 7 into 6 into 5 by 4 फैक्टर 24 होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे 2 24 उड़ जाएगा पूरा 10 70, ठीक है। 70 आ रहा है क्या, 8C4 ये मैंने गड़बड़ कर दी कुछ, 8765 4 फैक्टर 24 6 और 8 उड़ा दिया 4 बचेगा 2, ठीक है 70 आएगा, ठीक है। क्या ये 128 से बड़ा हो गया क्या, देख लो हो गया ना 128 से बड़ा है। अच्छा अगर मैं यहाँ तक लेता, अच्छा यहाँ तक लेता सर तो 128 से बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, तो 100 तक भी नहीं, ये तो 100 तक भी नहीं पहुंचेगा। तो n की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ किस, कहां तक ली मैंने, यहाँ तक लिए 4 लिया मैंने, कितने लिए, 1 ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, तो n-1 कहां तक होना चाहिए, 4 तक होना चाहिए ना, क्लियर है भाई। n-1 की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, तब जाकर मेरा आंसर 128 से बड़ा आएगा, क्योंकि 56 तक जब मैंने करा तब तक वो 128 से छोटा ही चल रहा था, जैसे ही 70 पे पहुंचेंगे अब बड़ा हो जाएगा, और इसके आगे भी अगर मैं प्लस करता हूं तो भी बड़ा आएगा, तो इसका मतलब n-1 n नहीं, क्योंकि यहाँ पर n-1 लिखा हुआ था, तो n-1 की वैल्यू आप कह रहे हो 4 या 4 से बड़ी, तो n की वैल्यू आप कह रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी, 5 होगी, क्लियर है भाई, आया सभी को समझ में? यस सर। Okay. सर एक तो बार इसमें रिपीट कर दो। कहां से, स्टार्टिंग से बताऊं बेटा, नहीं सर नीचे से। नीचे से, अच्छा कहां से, ये वाले पेज से समझाऊं? यस सर। देखो सबसे पहले हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आया था, ये देख लो पहले क्या आई थी प्रोबेबिलिटी, ये आई थी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऐसी आई थी, और फिर वो प्रोबेबिलिटी लिखी थी कि लेस देन 1/2, तो लेस देन 1/2 लिखकर ये आ गया। जो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट्स है उनका जब सम करा तो मैंने एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला जो लॉजिक था वो लगाया, और कुछ ऐसा आ गया, क्या आ गया, 2 की पावर 8 माइनस 8C0 8C1 8C2 कहां तक 8Cn-1 तक।
थोड़ा सा सॉल्व करके क्या आ गया, ये आ गया। इसको और सॉल्व करा तो अब ये इक्वेशन बनी है हमारी, देखो लास्ट में ये वाली, इसमें मैं लिख रहा हूँ 1, ये वाली इक्वेशन बनी है। और ये सेकंड इक्वेशन, क्योंकि 2 की पावर 8 में से 2 के 7 माइनस करोगे 128 बचता है। अब बेसिकली क्या करना है, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब ये आ गया ना, क्या आ गया, 8c ऐसा आ गया, 8c0, 8c1, 8c2, कहां तक, 8cn-1, और आप कह रहे हो ग्रेटर देन 128। अब ये जो लेफ्ट साइड पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम लिखा हुआ है, इसका सम नहीं निकाल सकते जब तक आपको n पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल में, क्योंकि n ये तो पता ही है कि नंबर ऑफ x मतलब कितनी बार, 1 2 3 इस तरह से लेंगे। तो मैंने क्या करा, 8c0 निकाला, 8c1 निकाला, 8c2 निकाला, 8c3, 8c4, तो ये आया 1, ये आया कितना 8, ये आया 28, फिर 56, फिर 70। तो यहां तक जब सम करते हैं तो वो 128 से छोटा ही रहता है। फिर जब 70 और इंक्लूड करते हैं तब जाकर 128 से बड़ा होता है, और उसके आगे तो पक्का ही बड़ा होगा। तो अगर इसके लिए मैंने n की वैल्यू n-1 की वैल्यू कितनी ली है, 4 ली थी। इसके लिए मैंने कितना लिया था, n-1 लिया था 3, इसके लिए n-1 लिया था 2, इसके लिए लिया था n-1 1, और इसके लिए n-1 मेरा क्या है, 0 है ना। तो n-1 अगर 4 लेते हैं और उससे बड़ा, तब ज्यादा की बड़ा होगा। तो n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेने पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी का जो लाइक कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो n आपका आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो जो लीस्ट वैल्यू होगी n की वो क्या होगी बेटा, 5 होगी। क्लियर अब सबको? यस सर। ठीक है, सभी को आ गया अभी समझ में? यस सर। तो मैंने क्या बोला था, जो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में लग सकता है, तो थोड़ा सा लाइक वो लॉजिक, और बाकी बाइनोमियल जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल थ्योरम करा है, सीक्वेंस सीरीज करा है, तो उसके भी जो लॉजिक है वो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होता था, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज वाला भी कॉन्सेप्ट लग गया। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इस तरह से मिक्स आ जाएंगे, तो यानी कि सारे लॉजिक वो जो पीछे हमने सीखे चैप्टर्स में वो सारे लिंक्ड हो जाएंगे तुम्हारे, तो याद मतलब रहने चाहिए वो सारे। ठीक है भाई? Yes. कभी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी घुसा देगा प्रोबेबिलिटी में, कैसे कह देगा 4 चलो ऐसे ले लिया, 4 डाई आर थ्रो, 4 डाई थ्रो करे एक साथ, एंड नंबर्स शोन ऑन दीज डाइस आर रिकॉर्डेड इन किसमें, 2x2 मैट्रिक्स में। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 2x2 का, मतलब ऐसा कुछ मैट्रिक्स ले लिया ABCD, और जो जो आपके 4 डायों पे नंबर आए, मतलब मान लो पहले डाई पे 4 आया, फिर सेकंड डाई पे 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, तो 4 1 3 6 एक रिकॉर्ड कर दिया, एक मैट्रिक्स बना दिया 2x2 वाला उससे। फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी बताओ दैट सच मैट्रिक्स इज, कैसा होना चाहिए, सच मैट्रिक्स हैव, पहले तो ये बोल दिया हैव ऑल डिफरेंट एंट्रीज, कोई भी सेम नहीं होनी चाहिए, दो मतलब 6 6 नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, 2 2 नहीं आना चाहिए, 1 1 नहीं आना चाहिए, 3 बार भी 1 नहीं, इस तरह से नहीं आना चाहिए, सारे डिफरेंट होने चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन ये लगा दी, एंड नॉन सिंगुलर। किसी को याद है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता था? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड भाई, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं आना चाहिए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले तो आप मुझे बता दो, पहले तो आप ये बता दो टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई, ऐसे कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो मुझे पता है यार कि 4 डायों पर जो आउटकम्स आ सकते हैं टोटल, वो 6 के और क्या हो जाएगा, 4 है ना, ये तो भाई पता ही है हमें, रिजल्ट ऑफ काउंटिंग, कि हर डाय पर कुछ भी आ सकता है 6 में से, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 के और 4 टोटल आउटकम्स हो गई। अच्छा, अब बोला है कि एक मैट्रिक्स बनाना है, पहली बात बोली वो कैसा होना चाहिए, 2x2 वाला होना चाहिए, मतलब 4 एंट्रीज है, ठीक है, जो 4 डाय पे है आंसर। फिर बोला है उसने डिफरेंट एंट्रीज, तो जो फेवरेबल आउटकम है उसके लिए मैं क्या सोचूंगा, एक तो पहली बात तो सारे डिफरेंट होने चाहिए, तो कोई बताएगा ऑल डिफरेंट एंट्रीज के लिए क्या क्या आ सकता है, ऑल डिफरेंट एंट्रीज के लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे भाई? अगर चारों डिफरेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पहले डाय पर चाहे कुछ भी आ जाए 6 में से, सेकेंड वाले डाय पर बचे हुए 5 में से आना चाहिए, फिर 4 में से आना चाहिए, फिर 3 में से आना चाहिए। ये ठीक है, ये ठीक है भाई? यस सर। तो अच्छा, तो ये ऑल डिफरेंट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन उसने एक बात और बोली है ना, क्या बोली है उसने, बोला भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, मतलब सारे डिफरेंट रखकर मैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब डिटरमिनेंट सॉल्व करूं तो 0 आ जाए। अब वो आपको सोचना है कि कौन कौन से में से 0 आएगा। देखो क्यों, नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, तो अब ये वाली एंट्री जिसमें सारे डिफरेंट भी हो और नॉन सिंगुलर हो,
तो ये तो बहुत सारी है। तो मैंने आपको बताया था जब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जब समझाया था कि भाई जब आप काउंटिंग करते हो टोटल आउटकम 6 के 4 है, बहुत ज्यादा है नहीं। 6 के क्यूब होगा 216, 216 की पावर इंटू 6 कर दो, इतने आएंगे। तो ये तो बहुत सारे आउटकम है। उसमें से फेवरेबल आउटकम भी बहुत ज्यादा है। कितने? 30 इंटू 12 कितना हो गया? 360। 360 आउटकम है। उनमें से किस किस में डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा? तो वो बहुत सारे होंगे। सोच के देखो, 0 वाले कम होंगे या नॉन 0 वाले कम होंगे? सोच के देखो 360 में से। भाई 360 में कुछ सिंगुलर होंगे मैट्रिक्स विद ऑल डिफरेंट एंट्री और कुछ होंगे नॉन सिंगुलर। तो सोच के बताओ ज्यादा कौन से है भाई? नॉन सिंगुलर चाहता हूँ। नॉन सिंगुलर ज्यादा होंगे। तो फिर मैं उनको काउंटिंग करने नहीं बैठूंगा भाई, कोई तरीका भी नहीं है, मैं कैसे काउंट करूं? पागल हो जाऊंगा करते करते भी, कौन कौन सी अरे इधर उधर कर करके, है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, तरीका होता है फिर 360 में से, टोटल तो पता है 360 है, बट उसमें कुछ हटाने हैं केसेस। कौन से हटाने केसेस? सिंगुलर वाले हटाने। सिंगुलर मतलब जिनमें डिटरमिनेंट 0 आ जाए। तो अब डिटरमिनेंट 0 आता कब है, आएगा कब? तो आपने देखा यार डिटरमिनेंट होता है ए बी सी डी था ना, तो ए बी सी डी का डिटरमिनेंट आएगा ए डी माइनस बी सी, है ना, ए डी माइनस बी सी, ये आएगा डिटरमिनेंट। अब अगर डिटरमिनेंट ऐसा होता है ईडी माइनस बीसी, तो ये 0 कब आएगा? जब एडी और बीसी का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। तो मुझे कोई बताएगा दो दो एंट्रीज लेकर जब प्रोडक्ट सेम आ जाए, कोई बताएगा? क्योंकि 6 तक ही तो नंबर है, 1 से लेकर 6 तक, तो दो दो बताओ ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके सेम प्रोडक्ट आता है। जैसे अगर मैं 1 को 3 से करता हूं तो किसी और को मल्टीप्लाई करके दो एंट्रीज और कुछ ऐसी नहीं हो सकती जिनसे 3 आ जाए। भाई 3 इंटू 1 या 1 टू 3 से ही आएगा, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं बनेगा। और क्या क्या बनेगा ऐसा? ऐसा सोचो, 1 3 वाला तो नहीं बन रहा, कुछ और कॉम्बिनेशन। और प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्ट भाई मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 6 इंटू 6 36 तक जाएगा। तो 1 और 36 में ऐसे बताओ जिनमें सेम आ जाता है। जैसे एग्जांपल 2 इंटू कर दिया भाई 3, 2 इंटू 3 से 6 आ जाता है, लेकिन 1 इंटू 6 से भी 6 आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा ना। तो मैंने देखा भाई डिफरेंट एंट्री ले ली मैंने, 1 2 3 6, ये वाली एंट्री ले ली मैंने ऐसे 2 1 6 3, तो सारी एंट्री डिफरेंट भी हो गई और डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0 भी आ गया। तो आपको ऐसे वाले केसेस सोचने। एक तो ये हो गया, कोई और बताएगा? 3 4 और 6 2। 3 4 और 2 6 या 6 2, ठीक है। अभी मैं इधर उधर करूंगा वो, क्योंकि इधर उधर भी तो हो सकता है, तो वो वाली भी इंपॉर्टेंट है, मैटर करेगा, वो भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। और बताओ, ज्यादा नहीं बनेंगे, सोचो। और कोई? एक आपने लिया 2 3, एक मैंने लिया 1 6, एक आपने बोला 3 4 और 6 2। और कोई? बस यही बनेंगे क्या? बस यही बनेंगे भैया ना। 5 2 10, 10 भी नहीं आएगा कभी, 12 16 भी नहीं आएगा, ठीक है भाई, यही बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। सोच लो, अगर किसी को आ रहा है तो बता दो, ठीक है भाई, यही दो बनेंगे। अब ये कितने बन सकते हैं? ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हो आप कि 2 3 1 6? ऐसा भी हो सकता है 1 6 पहले आ जाओ फिर 2 3 आ रहा हो, तो ये तो लाइक अलग अलग पॉसिबिलिटी होगी। तो कोई बताएगा कितने बनेंगे ऐसे मैट्रिक्स? नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स ऐसे कितने बन जाएंगे जिसमें एंट्री क्या होंगी? 1 2 3 6, और ऐसे होगा कि 2 3 को मल्टीप्लाई करना पड़े और 1 6 को। तो सोच के बताओ कितने होंगे। देखो एक तो केस ऐसा होगा 2 3, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले 2 को फिक्स कर देता हूँ। 2 को मैंने फिक्स कर दिया अगर यहाँ पर, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी तुम्हारे लिए, क्या? 3 भाई और कुछ नहीं बचेगा। तो 1 2 को मैंने फिक्स कर दिया, 3 के लिए भी जगह फिक्स हो गई, भी वही आएगा। अच्छा अब 1 6 के लिए मैं इधर उधर कर सकता हूँ, है ना? ये बात समझ भाई? 1 और 6 को तो मैं इधर उधर कर सकता हूँ ना। कितने तरह से कर सकता हूँ? दो तरह से भाई। इधर इधर वाली पोजीशन पे 1 भी आ सकता है, 6 भी, तो दो तरीके हैं। और यहाँ पर फिर जो बच गया वही आएगा। तो कितने तरीके हो गए? 2 हो गए ना। ये समझ में आया? तो ऐसे काउंट करके बताओ कितने आउटकम्स बनेंगे ऐसे टोटल, अगर मैं ऐसे फिक्स करता हूँ। या तो मैं लिखने बैठूं सारे के सारे, या डायरेक्टली बता दो? लिख के बताऊं क्या? जैसे देखो क्या था, ए डी माइनस बी सी है ना। तो अगर मैंने ए की वैल्यू फिक्स कर दी लेट्स से 2, तो डी बी और सी, डी के लिए क्या चॉइस है? सिर्फ 3 है ना। डी के लिए भाई 3 ही आएगा, तो मतलब ए की चॉइस है, ठीक है। माइनस बी के लिए चॉइसेस है 2 और 1, है ना। तो मेरे पास टोटल कितने बनेंगे भाई? 2 बनेंगे। ये माइनस भूल जाओ, ये तो मैंने वैसे लिख दिया। हाँ, तो 2 आउटकम होंगे ऐसे ऐसे। फिर अच्छा ए की जगह और क्या हो सकता था? ए की जगह तो भाई 2 की जगह 1 भी आ सकता था, 3 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। बात समझ में आ रही है?
देखो AD मैं लिख ही देता हूँ तुम्हारे लिए, ADBC। अगर यहाँ 1 लिया तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 6 और यहाँ पर 2 3 ऐसा भी चलेगा, 3 2 भी चलेगा। ये बात ठीक है? सर अच्छा हाँ बेटा, सर 8 आ रहे हैं टोटल। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड काव्य। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। टोटल 8 आएंगे, देख लो भाई कैसे आए। इसके 8 आएंगे तो दूसरे के भी 8 आएंगे, वो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल 16 आएंगे। देखो कैसे, 1 रखकर डी पे 6 लिखना पड़ेगा, बी और सी के लिए दो दो केसेस बन गए, दो ये बन गए। फिर मैं मान लो पहले पे 6 लिख देता हूँ ए पर, तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 3 और 3 2, ये भी एक अलग काउंट होगा मैट्रिक्स। फिर मैं 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 6 6 1, और अगर यहाँ पर 3 लिख दूंगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 6 6 1, 2 2 2 और 2, कितने आ गए टोटल? 8 आ गए। इसके लिए 8 आए तो दूसरे वाले के लिए भी कितने आएंगे? 8 आएंगे। वो करने की जरूरत नहीं क्योंकि बिल्कुल सेम वैसा ही तो बनेगा। तो टोटल कितने हटा दो 360 में से? सिंगुलर कितने होंगे? 360, अच्छा सॉरी, नॉन सिंगुलर कितने होंगे? 360 माइनस 16, और ये 16 होंगे। ठीक है भाई, तो मेरा आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या थी? प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 360 में से 16 माइनस करो, डिवाइड कर दो 6 के 4 से, ये आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes. ओके। कॉम्बिनेशन भी लग गया, मैट्रिक्स वाला भी लॉजिक लग गया, सिंगुलर मैट्रिक्स का भी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी पता होना चाहिए, सारी बातें भी कनेक्ट करनी है। ठीक है, सर ठीक है? नीचे राइट। हाँ बेटा, ये वाला मैं इरेज ही कर देता हूँ, मुझे कंफ्यूज करेगा ये क्या लिख रहा हूँ मैं। जो मैंने नीचे ऐसे बना के लिख दिया ना, वो तो यार तुम्हें समझना है कि तुम कैसे समझोगे, कोई एक तरीका नहीं है वो तो। आप खुद समझ जाओ कि 8 कैसे आया, लिख कर भी तो मैंने आइडिया दे दिया कि भाई देख लो ऐसे होता है। मतलब ऐसे होता है ना, कई बार हम कुछ मिस ना कर दे तो थोड़ा सा रफ में लिख ही लो, क्योंकि बहुत ज्यादा तो है नहीं केसेस। तो 1 फिक्स कर दिया, फिर सोच लिया क्या क्या हो सकता है, फिर 6 फिक्स कर दिया, फिर सोच लिया 2 बनेंगे, फिर 2 फिक्स कर दिया, 3 फिक्स कर दिया। ठीक है, 8 इसके बनेंगे, 8 ही दूसरे वाला जो केस था उसके बनेंगे। ठीक है भाई, बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। डाउट किसी को बेटा इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, समझ में? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, वेक्टर और 3D। ठीक है बेटा, थोड़े से और क्वेश्चन करा दूंगा प्रोबेबिलिटी के, पास्ट ईयर वाले। ये पास्ट ईयर वाले ये जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चंस, आपको लग भी रहा होगा जेई के टिपिकल लाइक टाइप लग रहे होंगे, है ना? ठीक है, वेक्टर और 3D स्टार्ट करेंगे, और पहले वेक्टर है, फिर उसके साथ कंटिन्यूएशन में 3D करेंगे, दोनों कनेक्टेड है। पढ़ रखा है तो पहले से और पढ़ के आना, ठीक है, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ओके, ओके सर। चलो थैंक यू बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। Good night. Right.